Hello everyone, this is Professor Tushar Rohidas Pokharkar from Gyaneshwari Education Academy. Welcomes you to my YouTube channel. बच्चों आज का जो टॉपिक है वो है AC सर्किट्स एंड इट कम्स ऑब्वियसली आफ्टर द बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो बेसिक चैप्टर है ऑलरेडी हम देख चुके हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, एंड देन वी हैव सीन मैग्नेटिक मटेरियल्स, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एंड नेक्स्ट टू दैट इज AC सर्किट्स. एसी सर्किट्स में हम अलग क्या पढ़ने वाले हैं, तो बेसिक्स आपका वही अप्लाई होने वाला है. ईएमएफ, वोल्टेज, करंट, ये सब क्या क्या होता है आपको सब आइडिया है. हम एसी सर्किट में क्या करने वाले हैं, हम उसका एनालिसिस करने वाले हैं. तो एसी सर्किट पहले क्या होता है वो पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसके बाद वी कैन डू द एनालिसिस बेस्ड ऑन दिस सर्किट. एसी और डीसी में हमने एसी जनरेशन कैसे करते हैं, फैराडे ने बताया था, उस लॉ से हमने उसको पढ़ा है. एसी जो जनरेट होता है वो जनरेशन फैराडे ने बताया था, एंड इट वाज थ्रू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है वो पहले हमने स्टडी किया था, एंड देन उसके बाद हमने देखा था फैराडे ने क्या था. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसको बोलते हैं, जिसमें आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है by using another coil, by using some another arrangement. यानी एक कॉइल दूसरे कॉइल के जब कांटेक्ट में होता है, एक कॉइल को आप करंट दे रहे हो, वन ऑफ द कॉइल को अगर आप करंट दे रहे हो, अगर बेसिक में जाओगे तो यहाँ पे सर्किट है. इफ यू आर गिविंग अ सप्लाई टू दैट सर्किट एंड यू आर कीपिंग अनदर सर्किट इन कॉन्टैक्ट विद इट, वो सिर्फ सर्किट है, उसको आप सप्लाई नहीं दे रहे हो, बैटरी कनेक्टेड नहीं है. तो अगर आप इस सर्किट को या फिर इस सर्किट को मूव करते हो, आइदर ऑफ इट, आइदर इसको मूव करो लेफ्ट टू राइट या फिर इसको मूव करो, दोनों में से एक को अगर मूव करते हो, सो यू ऑब्जर्व द करंट इन द अनदर, क्योंकि इसमें तो करंट ऑलरेडी है बट इसमें करंट आ जाता है बिकॉज ऑफ द फ्लक्स चेंज. तो हमने लेन्स लॉ देखा था. ओके, यू कैन रिमेंबर ऑल दोज लॉज. तो E इज इक्वल टू -N dφ/dt, ये हमने वहाँ पे हमने स्टडी किया था. सो ईएमएफ इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, एंड माइनस साइन, यहाँ पे जो माइनस साइन है उसके लिए लेन्स लॉ हमने पढ़ा था. तो अभी वो सारे डिटेल में हम नहीं जाने वाले हैं, वो सब बेसिक चीज़ें थी. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने पढ़ा था, मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताया जस्ट अभी. एंड फैराडे ने क्या बताया अलग से, तो फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल रिलेट किया एसी जनरेशन से, यानी हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल. कैसे, तो फैराडे की बात करें तो फैराडे ने क्या बताया था, यानी उसका एक्चुअल लॉ क्या है उसकी अगर बात करें, तो फैराडे ने यह बताया कि अगर आप किसी कॉइल को, किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को, यानी वो अच्छा कंडक्टर होना चाहिए, जैसे कॉपर कंडक्टर का कॉइल मैं लेता हूँ, अभी जैसे एक अरेंजमेंट आपको बता रहा हूँ, दिस इज अ सिंगल टर्न अल्टरनेटर, और इसको आई एम कीपिंग इन बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ परमानेंट मैग्नेट्स. ये दो मैग्नेट्स है, एक नॉर्थ है और दूसरा साउथ है, इन दोनों के बीच में मैं इसको रख रहा हूँ. तो यहाँ पे मैग्नेटिज्म है विच इज फ्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, दिस आर द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस. तो बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, अगर जनरेशन, मैं यहाँ पे जनरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करवा रहा हूँ, तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको करंट का डायरेक्शन भी देता है. यहाँ पे तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड, ये बी वेक्टर जो है इसका डायरेक्शन ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, नॉर्थ टू साउथ. अभी यहाँ पे आपका जो कॉइल है वो कैसे रोटेट हो रहा है, यानी मोशन ऑफ द कंडक्टर, उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा कि आपका करंट का डायरेक्शन, जो इंड्यूस्ड करंट है जो यहाँ पे इंड्यूस होने वाला है उसका डायरेक्शन यहाँ पे डिपेंडेंट होगा. हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं. दो मैग्नेट, उनमें मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है, उनमें हम किसको रख रहे हैं, हम एक कॉइल को रख रहे हैं जो कि कॉपर कॉइल है, एक कंडक्टर है. तो ऑब्वियसली वो कॉइल हम रोटेट करने वाले हैं, और उस कॉइल में वी विल फाइंड दैट देयर विल बी एन इंड्यूस्ड ईएमएफ आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. तो ये कैसे होता है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने देखा है. जस्ट अभी फैराडे ने क्या कहा कि आप अगर इस कॉइल को रोटेट करोगे, सो यू विल फाइंड दैट देयर विल बी एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल. तो कॉइल को अगर रोटेट में सपोज क्लॉकवाइज कर रहा हूँ, जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ कि ऐसा आपका ये कॉइल है, जैसे इट्स अ सिंगल टर्न अल्टरनेटर. सो ये जो कॉइल है इसको मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूँ क्लॉकवाइज, तो अगर ये मेरे हिसाब से क्लॉकवाइज है, आपके हिसाब से आपका
उल्टा क्लॉकवाइज होगा। तो ये क्लॉकवाइज अगर मैं रोटेट कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मेरा जो मोशन ऑफ कंडक्टर है, देखो ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज़ कर रहा हूँ। मैंने इसको भी आपको कैसे याद रखना है वो बताया था। जो जनरेशन होता है, शुभ कार्य होता है, तो उसके लिए राइट हैंड रूल, हम राइट हैंड से जनरली शुभ कार्य करते हैं, तो जनरेशन इज अ शुभ कार्य। उसका यूज़ यानी यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसके लिए हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करते हैं, लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करते हैं। तो राइट हैंड रूल यहाँ पे हम यूज़ करेंगे क्योंकि वी आर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो हम जो मोशन ऑफ कंडक्टर यहाँ पे देख रहे हैं वो क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज ऑब्वियसली है, बट पहले हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिसाइड करना है। तो वो तो नॉर्थ टू साउथ है, मेरे लिए ऐसे जा रहा है, वो मेरे लिए ऐसे जा रहा है, आपके लिए उल्टा, तो ऑब्वियसली मेरे लिए नॉर्थ टू साउथ ऐसा है। तो अभी मोशन ऑफ कंडक्टर कैसा है, तो मोशन ऑफ कंडक्टर इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन फॉर दिस लिम्ब, फॉर दिस लिम्ब, ये जो लिम्ब है मेरा, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये मेरा लिम्ब है ए बी, दिस इज ए बी, दिस इज सी डी, ए बी सी डी, ऐसे दो अलग अलग है। तो मैं अभी ए बी लिम्ब में क्या करंट होगा उसकी बात कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, तो ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो ये मेरा मोशन ऑफ कंडक्टर होता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से। और ये जो है दिस इंडिकेट्स वी कैन से इंड्यूस्ड ईएमएफ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, इनवर्ड होगा, इनवर्ड होगा, यानी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, ऐसे जा रहा है आपका। तो ऑब्वियसली दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो यहाँ पे आपका करंट जो है बेसिकली ए टू बी ऐसे फ्लो होगा और यहाँ पे सी टू डी फ्लो होगा। सो दिस वाज द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फॉर जनरेटिंग एन इलेक्ट्रिसिटी। तो इससे जो इलेक्ट्रिसिटी हमने जनरेट की थी वो आगे जाके ब्रश असेंबली यहाँ पे थी आपकी, यहाँ पे ब्रशेस होते हैं, और ये जो ब्रशेस होते हैं ये आपके स्लिप रिंग्स को कनेक्टेड होते हैं, यहाँ पे स्लिप रिंग्स को ये कनेक्टेड होता है। तो स्लिप रिंग्स यहाँ पे कनेक्टेड थी और स्लिप रिंग्स थ्रू आपने इनको सप्लाई दिया था आपके लोड को, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जो जनरेट होती है वो इलेक्ट्रिसिटी कार्बन ब्रशेस थ्रू आप कलेक्ट कर रहे थे, एंड यू वर कलेक्टिंग इट थ्रू कार्बन ब्रशेस। ये आपका लोड है, एक जनरल डायग्राम में यहाँ पे फिगर आपको बता रहा हूँ। सो दिस वाज अ लोड। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी वाज जनरेटेड व्हिच वाज एसी, अल्टरनेटिंग करंट। तो उसकी के सर्किट की बात करने वाला है, यानी दिस वाज अ जनरेशन, एंड जनरेशन के बाद आता है उसका यूटिलाइजेशन। तो आपके घर में जो आप यूज़ करते हो वो क्या होते हैं, एसी सर्किट्स होते हैं। आ रहा है समझ बच्चों? तो देखो स्टार्ट करते हैं बेसिकली आपके इलेक्ट्रिसिटी से हम स्टार्ट कर देते हैं। देखो इलेक्ट्रिसिटी में बेसिक टॉपिक है आपका एसी सर्किट। एसी सर्किट में आपको पहले पढ़ना होगा टाइप्स ऑफ सर्किट्स। सो टाइप्स ऑफ सर्किट्स कितने होते हैं, दो टाइप के सर्किट होते हैं, एक होता है एसी सर्किट और दूसरा होता है द सेकेंड टाइप ऑफ सर्किट इज डीसी। यहाँ पे मैं इसको पार्टीशन में आपको कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। सो द सेकेंड टाइप इज डीसी। सो एसी यानी होता है ऑल्टरनेटिंग, एसी यानी होता है ऑल्टरनेटिंग, डीसी यानी होता है डायरेक्ट, डीसी यानी होता है डायरेक्ट। सो ये अल्टरनेटिंग और दूसरा होता है डायरेक्ट। अभी ये उसका फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट, अभी इसको अल्टरनेटिंग बोल रहे हो आप, तो ये दिखता कैसे है, एसी यानी इट इज व्हाट आई एम शोइंग इज अ कंप्लीट साइकिल, एक साइकिल में दिखा रहा हूँ, ऐसे नंबर ऑफ साइकिल्स कंटिन्यूस होते हैं, और ये नंबर ऑफ साइकिल्स यानी नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड इज कॉल्ड एज अ फ्रीक्वेंसी। पर सेकेंड में कितने नंबर ऑफ साइकिल्स परफॉर्म करता है आपका एसी सप्लाई, तो उस हिसाब से उसकी फ्रीक्वेंसी आती है। तो बेसिकली यहाँ पे उसका जो लेवल होता है जीरो होता है। सपोज आई एम इंडिकेटिंग ईएमएफ, तो ये मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे इसको वेवफॉर्म बोलते हैं, एसी वेवफॉर्म। तो वेवफॉर्म एसी का भी होता है और डीसी का भी होता है। तो एसी वेवफॉर्म में आपको क्या शो करना है, यहाँ पे ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है और यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल है। पॉजिटिव हाफ साइकिल यानी ये वेरियस क्या है, वैल्यूज़ है ईएमएफ के, और इतना वेरिएशन उसमें होता है, और इसको आप प्लॉट करोगे तो इट विल बी एग्जैक्टली साइनोसॉइडल इन नेचर। ये जो वेवफॉर्म होता है वो साइनोसॉइडल होता है नेचर में, यानी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोनों क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे क्यों बोला गया है, क्योंकि एसी में पोलैरिटीज चेंज होता है। पोलैरिटी जो है एसी में क्या होता है, चेंज होता है, पोलैरिटी चेंजेस, यानी
अगर मैं यहाँ पे एक एसी सप्लाई ड्रॉ करूँ, एसी सप्लाई इंडिकेट करते हैं, ये आपका लोड हो गया और यहाँ पे मैं सप्लाई कनेक्ट कर रहा हूँ, दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ एसी सप्लाई, एसी सप्लाई। तो ये सिंगल फेज एसी सप्लाई होता है हमारे घरों में, और 230 वोल्ट होता है और 50 हर्ट्ज होता है, 50 हर्ट्ज। तो ये एक सर्किट मैंने एसी का यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये रेजिस्टिव लोड है। सिंगल फेज एसी सप्लाई में आप देखोगे तो पोलैरिटी जो है इनिशियली प्लस माइनस है, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो प्लस माइनस पोलैरिटी है, और जब नेगेटिव हाफ साइकिल यानी ये जब जीरो क्रॉस करता है, ये जो जीरो लेवल है इसको क्रॉस कर रहा है, तब यहाँ पे पोलैरिटी चेंज होती है, फिर से यहाँ पे माइनस और प्लस आ जाता है। सो दैट मीन्स पोलैरिटी अगेन चेंज होगा प्लस माइनस, सो इट विल चेंज अगेन एंड अगेन, इट विल चेंज अगेन एंड अगेन, सो दैट इज नथिंग बट अ पोलैरिटी चेंज, और इसी को हम बोलते हैं साइनोसॉइडल। ठीक है, तो साइनोसॉइडल का ही रिलेशन डायरेक्टली आता है साइन थीटा से, वो कैसे हम नेक्स्ट इसमें देखने वाले हैं, नेक्स्ट आपके कंटेंट में। अभी ये समझ लेना कि एसी वेवफॉर्म ऐसे होता है। उसके बाद अगर हम बात करें डीसी में क्या होता है, फिर डीसी वेवफॉर्म दो टाइप के मैं ड्रॉ करूँगा। एक देखो पल्सेटिंग डीसी होता है, यानी डीसी जो है वो एसी तो नहीं है, यानी ज़ीरो को क्रॉस नहीं करेगा, ये जो ज़ीरो लेवल है उसको क्रॉस नहीं करेगा, यहाँ पे ईएमएफ का वेवफॉर्म में ड्रॉ कर रहा हूँ। तो पल्सेटिंग यानी पल्स ऐसा सिर्फ दिखने में है, वो दिखने में, वो ऐसा भी हो सकता है स्क्वायर पल्सेटिंग, या फिर ऐसे भी पल्सेटिंग हो सकता है, तो इसको भी पल्सेटिंग ही बोलते हैं, बट जीरो क्रॉस नहीं करेगा। तो ये दिख रहा है एसी जैसा बट है नहीं, क्योंकि जीरो क्रॉस नहीं कर रहा है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं है। फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी इज 0 हर्ट्ज, 0 हर्ट्ज, जो कि इंडिया में एसी का फ्रीक्वेंसी 50 है, यूरोपियन कंट्रीज में 60 हर्ट्ज है, जापान में 25 हर्ट्ज है, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज है। बट डीसी की फ्रीक्वेंसी हर जगह पे 0 हर्ट्ज है, क्योंकि ये फिर से रिपीट नहीं होता है, ये सिर्फ जाता है, जाते ही रहता है। और एसी में फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी यानी आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, सो इट इज चेंजिंग इट्स पोलैरिटी। तो ये होता है आपका डीसी, पल्सेटिंग डीसी एक होता है, और दूसरा होता है प्योर डीसी। तो पल्सेटिंग डीसी को आप इम्प्योर डीसी भी बोल सकते हो, इम्प्योर यानी वो प्योर नहीं है। प्योर डीसी का मीनिंग क्या है, प्योर डीसी का मीनिंग है यहाँ से स्टार्ट हो गया तो सेम चल रहा है, कांस्टेंट, एक 200 वोल्ट है तो सेम वोल्टेज यहाँ पे चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज अ पल्सेटिंग एंड प्योर डीसी। यहाँ पे ओमेगा टी होता है, दिस इंडिकेट्स एंगल थीटा, ओमेगा टी यानी थीटा। ओमेगा यानी क्या होता है, ओमेगा टी यहाँ पे लिखा जाता है एक्स एक्सिस के ऊपर, और वाई एक्सिस के ऊपर ईएमएफ मैंने लिखा है। तो बेसिकली ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी जो होता है वो होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। जैसे आपका नॉर्मल वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो वैसे ही यहाँ पे ये आपका एंगुलर वेलोसिटी है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है। तो ऑब्वियसली थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा इनटू टी, इसलिए इंस्टेड ऑफ थीटा यहाँ पे ओमेगा टी वी कैन राइट डाउन, और थीटा ऑल्सो वी कैन राइट डाउन, बस इसमें कंफ्यूज मत होना। तो ये प्योर डीसी आपका। और उसके बाद डीसी सर्किट अगर मैं ड्रॉ करूँ तो सबसे पहले ये बताता हूँ कि पोलैरिटी चेंज नहीं होता है इसमें, पोलैरिटी डज नॉट चेंज, यानी एक ही पोलैरिटी है इसमें, एक ही पोलैरिटी, प्लस माइनस रहेगा तो प्लस माइनस। तो इसका सर्किट कैसे होगा, यहाँ पे मैं रेजिस्टिव लोड ड्रॉ किया और कर रहा हूँ, और यहाँ पे आपका डीसी सप्लाई बैटरी से इंडिकेट किया जाता है, दिस इज प्लस माइनस, इसको मैं ई से ही इंडिकेट करूँगा। अगर 220 वोल्ट है, जनरली 220 वोल्ट यूज़ करता है, तो 220 वोल्ट। तो सिंगल फेज वगैरह ऐसे कुछ इसमें नहीं रहता, क्योंकि ये सिंगल फेज ही होता है, इसमें नंबर ऑफ फेजेस बड़े नहीं। सिंगल फेज एसी सप्लाई में दो टाइप होते हैं, सिंगल फेज, थ्री फेज, ओके। तो थ्री फेज 4 वायर वगैरह वो उसके सब टाइप्स है, पर सिंगल फेज है, थ्री फेज मेन टाइप है। बट डीसी में सिर्फ एक ही टाइप है, सिंगल फेज, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको प्लस और माइनस देना होता है सप्लाई को आपको, ओके। सो दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन टू, और भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, बट अभी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ बात करते हैं, तो कौन सा ज़्यादा सेफ है। अगर दोनों भी वोल्टेज सेम है, यानी 220 वोल्ट एसी सप्लाई है और 220 वोल्ट डीसी सप्लाई है, तो सेफ बेसिकली डीसी होता है। सेफ कौन होता है, डीसी होता है। बट अगर आप डीसी का बात करो तो डीसी जनरेशन जो होता है ना, वो बहुत हायर लेवल पे होता है, इतने कम लेवल पे नहीं होता है उसका जनरेशन। तो हायर लेवल पे अगर जनरेशन होता है तो ऑब्वियसली, और अवेलेबल भी, यानी जहाँ पे भी डीसी यूज़ करते हैं वो इंडस्ट्रियल में मोस्टली यूज़ करते हैं, तो इंडस्ट्री में हायर लेवल पे वोल्टेज होता है, तो वहाँ पे वो ज़्यादा अनसेफ होता है। क्योंकि डीसी में आप देख रहे हो यहाँ पे जीरो ही नहीं हो रहा है, वो इट इज़ नॉट क्रॉसिंग द जीरो लाइन, जीरो हो ही नहीं रहा है। तो जीरो नहीं हो रहा है इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड जीरो हो ही नहीं रहा है, तो दैट मीन्स इट इज़ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वोल्टेज अगर आपको मिलेगा तो आपको शॉक लगने के बाद आप दूर फेंके जाओगे,
यानी इट विल थ्रो यू अवे, बट इट विल बी अ ट्रिमेंडस फोर्स होगा, तो आपका बचने का चांसेस नहीं होता है। बट एसी में कैसा है, यहाँ पे वो जीरो होता है, यहाँ पे वो जीरो हो जाता है, तो जीरो जहाँ पे हो रहा है ना, यहाँ पे जीरो हो रहा है, फिर से यहाँ पे जीरो हो रहा है, तो वहाँ पे बचने का चांसेस होता है। गेटिंग दिस पॉइंट? तो इसलिए सेफ, अगर दोनों का वोल्टेज सेम है तो ऑब्वियसली ज़्यादा सेफ डीसी है, एसी अनसेफ होता है क्योंकि एसी अट्रैक्टिव है। बट अगर आप जनरेशन की बात करो तो डीसी का जनरेशन हायर लेवल पे होता है, और अगर वोल्टेज जो यूज़ होता है, मोस्ट ऑफ द वोल्टेज डीसी वोल्टेज यूज़ होता है इंडस्ट्री में। ओके, तो वहाँ पे आप देखोगे तो वहाँ पे आपको डीसी अनसेफ दिखाई देगा, और डीसी कॉस्टलियर भी ज़्यादा है। अगर कॉस्ट इफेक्टिव से बात करें, हमारा घर का सप्लाई एसी सप्लाई होता है, याद रखना। डीसी सप्लाई घर में यूज़ करते हैं, कंप्यूटर्स में, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में। तो उसके लिए बेसिकली क्या करते हैं, एसी सप्लाई घर में आता है, उसको डीसी में कन्वर्ट करते हैं रेक्टिफायर से, और रेक्टिफायर से कन्वर्ट करने के बाद वी कैन यूज़ इट डायरेक्टली। बट स्टिल रेक्टिफायर इज़ द प्रॉब्लम, रेक्टिफायर का कॉस्ट बढ़ता है वहाँ पे, तो इसलिए डीसी सप्लाई महंगा ही है। अगर डीसी सप्लाई घर में आता है तो क्या, इफ़ योर क्वेश्चन अराइजेस दैट कि सर डीसी सप्लाई क्यों नहीं घर में आता है, फिर सेफ तो बोल रहे हो, अप टू 20 वोल्ट पे अगर यूज़ करेंगे तो वो तो सेफ है, बट डीसी सप्लाई में झंझट कितना है। डीसी सप्लाई के लिए सबसे पहले उसको बैटरी चाहिए, यानी जो सप्लाई आता है बाहर से उसको बैटरी स्टोर करना पड़ेगा। बैटरी स्टोर करने के बाद बैटरी में तो डीसी सप्लाई है। जहाँ पे एसी अप्लायंसेस आपके हैं, एसी अप्लायंसेस यूज़ करते हो आप, मोस्ट ऑफ द अप्लायंसेस इन द वर्ल्ड आर एसी, तो एसी पे चलने वाले अप्लायंसेस को अगर यूज़ करना है तो वहाँ पे डीसी टू एसी इन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, इन्वर्टर यूज़ करना पड़ेगा। इन्वर्टर का कॉस्ट बढ़ गया, बैटरी का कॉस्ट बढ़ गया, मेंटेनेंस बढ़ गया, यानी लॉट ऑफ कॉस्ट विल इंक्रीज। इसीलिए घर में एसी को प्रेफर किया जाता है और सेफ भी है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। देखो अभी वी हैव गॉट एन डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ एसी सर्किट। अभी हम बात करेंगे एसी जनरेटर की। तो एसी जनरेटर एग्जैक्टली क्या होता है वो हम अल्टरनेटर में देख चुके हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन थ्रू एसी जनरेटर कैसे जनरेट करता है। अभी जो एसी जनरेटर ईएमएफ जनरेट करता है वो आपके कॉइल में इंड्यूस हो जाता है, तो उसका ईएमएफ का इक्वेशन क्या है, E इज इक्वल टू E0 साइन ऑफ ओमेगा टी। फिर से बता रहा हूँ, ओमेगा टी का ही मतलब होता है थीटा। ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनटू टी। तो ऑब्वियसली साइन ऑफ ओमेगा टी यहाँ पे मैंने लिखा है। सो साइन इंडिकेट्स साइनोसॉइडल नेचर ऑफ योर वेवफॉर्म, साइनोसॉइडल। तो ये E0 साइन ऑफ ओमेगा टी उसका क्या है, इक्वेशन है। तो E0 क्या है इसमें, E तो आपका एसी जनरेटेड ईएमएफ है, E0 जो है वो है पीक वैल्यू ऑफ योर दिस एसी जनरेटेड वेवफॉर्म, यानी ये एसी जनरेटेड वेवफॉर्म यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ओमेगा टी यहाँ पे आपका ये वेवफॉर्म है, दिस इज अ वेवफॉर्म, पॉजिटिव नेगेटिव हाफ साइकिल। यहाँ पे आपका E यानी वाई एक्सिस इज फॉर ईएमएफ, एक्स एक्सिस इज फॉर ओमेगा टी, या फिर थीटा भी इसको लिख सकते हैं, थीटा यानी एंगल। तो यहाँ पे आपका जो एंगल चेंज होता है कॉइल का, कॉइल इस पोजीशन पे है, इस पोजीशन पे है तो 0 एंगल, इस पोजीशन पे गया तो 30, 60, 90, फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा 180, यानी 180 के बाद 270, फिर 360, लाइक इट ऑलवेज मूव्स इन द विद रिस्पेक्ट टू द एंगल। सो इसका जो पीक वैल्यू है वो कहाँ पे दिखाओगे, तो देखो ये जो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आपको मिल रहा है, दिस इज नथिंग बट अ E0, मिनिमम वैल्यू 0 है इसका, मैक्सिमम वैल्यू E0 है। याद रखना पीक वैल्यू जो है E0 से इंडिकेट करता है, और उसको एम्पलीट्यूड ऑफ द वेवफॉर्म भी बोला जाता है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेवफॉर्म भी उसको बोला जाता है, या फिर उसको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म भी आप बोल सकते हो, ऑफ द एसी जनरेटेड ईएमएफ। अरे समझ में, तो E इक्वल टू E0 साइन ऑफ ओमेगा टी, ये आपका किसका हो गया, ईएमएफ इक्वेशन हो गया, ईएमएफ इक्वेशन हो गया एसी साइनोसॉइडल वोल्टेज का। अभी मुझे अगर करंट इक्वेशन चाहिए, करंट इक्वेशन, तो करंट इक्वेशन आप कैसे बनाओगे आप, तो ऑब्वियसली E is equal to I small I upon R. This is from Ohm's law. We already know this relation, Ohm's law. Okay, यानी E is equal to IR, sorry, E is equal to IR. E is equal to, we can write down I into R. तो ऑब्वियसली आपका जो E है वो क्या होता है, I के प्रोपोर्शनल है, I के प्रोपोर्शनल, यानी दोनों के इक्वेशन सिमिलर ही होता है, बट चेंज क्या होता है, देखो I इज इक्वल टू होता है I0 साइन ऑफ
ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो यहाँ पे जो अल्फा आता है वो क्या है, वो है फेज डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड एज अ फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस बिटवीन द ईएमएफ एंड करंट। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि दो चीज़ें आगे बढ़ रही है एक स्पीड से, तो दो चीज़ों में हमेशा क्या होता है, एक डिफरेंस होता है अगर वो एक दूसरे से आगे पीछे है। यानी जब हम बात करते हैं ईएमएफ और आई की, तो हमेशा ऐसे नेसेसरी नहीं है, डिपेंड्स ऑन द लोड, टाइप ऑफ लोड। रेजिस्टिव लोड में दोनों फेज में होता है, फेज का मतलब दोनों एक साथ चल रहे हैं, एक साथ वोल्टेज आ रहा है, करंट, वोल्टेज करंट, वोल्टेज करंट एक साथ चल रहे हैं, एग्जैक्टली एक साथ। तो इसलिए उस केस में अल्फा का वैल्यू 0 बन जाता है। जो ईएमएफ का इक्वेशन है वही करंट का इक्वेशन भी मिलेगा, आई जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी। बट इंडक्टिव और कैपेसिटिव, तीन टाइप के लोड होते हैं, रेजिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव। तो इंडक्टिव और कैपेसिटिव जब ऐड होता है ना, तो आपके करंट में वेरिएशन होता है। इसलिए जनरल इक्वेशन ऑफ करंट इज रिटन एज आई जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। ओके, ऑब्वियसली अगर आपको समझा नहीं होगा मैंने क्या बताया, तो हम वो डिटेल में देखने ही वाले हैं। अभी सिर्फ अंडरस्टैंड करना कि इस अल्फा को बोलते हैं फेज डिफरेंस, यानी करंट और आई में क्या है, एक स्पीड का डिफरेंस है, उसके वजह से वोल्टेज आगे है और करंट पीछे है, नहीं तो करंट आगे है, वोल्टेज पीछे है, नहीं तो एक साथ चल रहे हैं। ये तीनों पॉसिबिलिटीज होती है, ये हम बात करने वाले हैं उसके बारे में। तो ये हो गया आपका एसी जनरेटर का कॉन्सेप्ट। अभी आगे बढ़ते हैं विद रिस्पेक्ट टू द एवरेज एंड आरएमएस वैल्यूज। तो देखो अभी हम बेसिक पैरामीटर्स की तरफ बढ़ रहे हैं, एवरेज एंड आरएमएस वैल्यूज, एवरेज एंड आरएमएस वैल्यूज। तो देखो एवरेज एंड आरएमएस वैल्यूज क्या है, तो एसी जो आपका जनरेशन होता है वो ईएमएफ जनरेट करता है, नो डाउट, बट उसका कैलकुलेशन जो है आपके एमीटर और वोल्ट मीटर से आप करते हो। आप एमीटर और वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हो। एमीटर आप करंट मेजर के लिए यूज करते हो, एमीटर का मतलब ये होता है एम्पियर मीटर, ठीक है, एम्पियर मीटर। तो ये क्या मेजर करता है, मेजर्स करंट, ये करता है करंट को मेजर, मेजर्स करंट। और जो वोल्ट मीटर होता है बच्चों, वोल्ट मीटर ये मेजर करता है वोल्टेज को, ये तो हमें पता है, ओके, ये तो हमें पता है। तो एमीटर करंट को और वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करता है। बट ये जो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स है, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स जो है ये किसको मेजर करते हैं, एवरेज वैल्यू को मेजर करते हैं। ये किसको मेजर करते हैं, एवरेज वैल्यू, जिसकी हम अभी बात करने वाले हैं। तो देखो एवरेज वैल्यू क्या होता है, एवरेज वैल्यू क्या होता है, देखो एवरेज वैल्यू का मतलब क्या है, जैसे नंबर ऑफ, जैसे सपोज आपने एक मैच, आपने दो मैचेस खेले, दो मैच, पहले मैच में आपने 20 स्कोर किया, दूसरे मैच में आपने 40 स्कोर किया, तो एवरेज कैसे निकालोगे, 20 + 40 डिवाइडेड बाय दो मैचेस यानी 2, 60 डिवाइड बाय 2 यानी आपका एवरेज स्कोर 30 आ गया, तो इसको ही हम एवरेज बोलते हैं। वैसे ही आपके साइनोसॉइडल, जो आपने साइनोसॉइडल वेवफॉर्म यहाँ पे ड्रॉ किया है, उसमें भी क्या होता है, एवरेज होता है। बट एसी वेवफॉर्म में एवरेज में एक प्रॉब्लम है। अगर आप एवरेज देखोगे तो एक कंप्लीट साइकिल कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। एक यानी पॉजिटिव और नेगेटिव कॉम्बिनेशन जो होता है उसको हम बोलते हैं एक कंप्लीट साइकिल। तो उस कंप्लीट साइकिल का वैल्यू यानी आपके एसी वोल्टेज का एवरेज वैल्यू। तो अगर हम देखें तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्या है, सिमेट्रिक है। तो देखा जाएगा अगर इन दोनों का एवरेज वैल्यू अगर मैं निकालूंगा वो तो 0 आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू सब प्लस है और यहाँ पे वैल्यूज सिर्फ रिवर्स में है, बट सेम है, सिमेट्रिक है। ये वैल्यूज और ये वैल्यूज क्या है, सिमेट्रिक है। तो दोनों का अगर मैं ऐड करूंगा तो ये सब वैल्यूज प्लस है और ये माइनस है। तो ये क्या हो जाएंगे आपके सॉरी ये थोड़े से आपके, ये आपके 0 हो जाएंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो अगर ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो ऑब्वियसली आपका एवरेज वैल्यू तो 0 आ जाएगा। इसीलिए एसी में कंप्लीट साइकिल को कंसिडर नहीं करते हैं, सिर्फ हाफ साइकिल को कंसिडर किया जाता है, ओनली हाफ साइकिल इज कंसिडर्ड। तो इसलिए एवरेज वैल्यू हमें निकालना है, उसका डेरिवेशन आपको पूछते हैं कभी कभी। सो डेरिवेशन उसका क्या है, यानी एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो एवरेज वैल्यू इज ओनली कैलकुलेटेड, रिमेंबर दिस थिंग दैट एवरेज वैल्यू इज ओनली कैलकुलेटेड फॉर हाफ साइकिल, क्योंकि अगर टोटल साइकिल में एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर 0 आने वाला है, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव है।
तो डेरिवेशन हम करते हैं, देखो एवरेज वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो आई एवरेज इज इक्वल टू ऑब्वियसली इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई ले रहा हूँ मैं यहाँ पे 0 टू पाई, और यहाँ पे आपका वैल्यू होगा आई साइन थीटा डी थीटा, जो आपका जनरल इक्वेशन है वो हमने लिखा है यहाँ पे आई साइन थीटा डी थीटा। अभी हम अगर बात करें आई की, आई जीरो साइन थीटा, सॉरी आई जीरो साइन थीटा, यानी आई जीरो साइन थीटा मैंने डायरेक्टली लिखा है। ये कहाँ से आता है याद रखना, आपका आई एवरेज इज इक्वल टू आई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई आई इंटू डी थीटा होता है, यानी यू हैव टू डू दिस इंटीग्रेशन फॉर 0 टू पाई एंगल, 0 टू पाई में हम आई की वैल्यू कैलकुलेट करें, ये आपका करंट है आई, तो दैट इज डी थीटा फॉर स्मॉलेस्ट एंगल डी थीटा 0 टू पाई। सो आई डी थीटा, और आई की जगह पे आपको पुट करना है आई का वैल्यू आई जीरो साइन थीटा इंटू डी थीटा। अभी यू ऑलरेडी नो आई जीरो तो आपका क्या है, कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लेते हैं। इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा, साइन थीटा का होगा, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे लिमिट आपके पुट कर दो 0 टू पाई, आई जीरो आपका आ जाएगा एज इट इज़। यहाँ पे सिर्फ एवरेज वैल्यू में एक चीज़ हमें यहाँ पे ऐड करनी है, और वो है आपका डिनोमिनेटर, और वो है इन दिस केस इट इज 2 पाई ओनली। देखो आपका जो आप वेवफॉर्म ले रहे हो ओनली सिंगल हाफ वेव ले रहे हो आप, तो पाई यहाँ पे आ जाएगा एवरेज में, तो यहाँ पे भी पाई और यहाँ पे भी आपका पाई कंटिन्यू हो जाएगा, एंड दिस विल हैव ऑल्सो पाई। सो यहाँ पे आपका वैल्यूज पुट कर देना, माइनस कॉस थीटा, यानी ऑब्वियसली सबसे पहले आप लिमिट पुट करोगे पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो कॉस ऑफ पाई, और माइनस कॉस ऑफ जीरो, माइनस कॉस ऑफ जीरो। तो यहाँ पे आप देखोगे आई जीरो डिवाइडेड बाय पाई इंटू माइनस कॉस ऑफ पाई, कॉस ऑफ 180, पाई यानी 180 होता है, 180 यानी आपका 180 डिग्री, यानी माइनस कॉस ऑफ 180 डिग्री, कॉस ऑफ 180 डिग्री इज -1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आपको मिलेगा +1, और माइनस ऑफ माइनस ये भी क्या होगा, प्लस होगा, कॉस ऑफ 0 होता है 1, यानी यहाँ पे मिल गया मुझे 2। तो बेसिकली हमें क्या मिला, 2 अपॉन पाई इंटू आई जीरो, 2 अपॉन पाई इंटू आई जीरो। तो अभी देखो ये आपका क्या है, आई एवरेज का वैल्यू है। तो अभी इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, यानी मुझे मिला है आई एवरेज इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई इंटू आई जीरो। सो 2 अपॉन पाई को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, पाई को 3.14 पुट करोगे या फिर 22/7 पुट करोगे, तो यू विल गेट 0.637 आई जीरो। सो दैट मीन्स आई एवरेज इज इक्वल टू 0.637 times of I0. Okay, so this is the value of I average. Okay, आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम बात करते हैं RMS वैल्यू की। देखो RMS वैल्यू क्या होता है, सबसे पहले वो अंडरस्टैंड करो, उसकी नेसेसिटी क्यों है। देखो सबसे पहले RMS वैल्यू यानी क्या होता है, उसका फुल फॉर्म देखते हैं। उसका फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर। R का मतलब रूट, M का मतलब मीन, और S का मतलब स्क्वायर वैल्यू। तो ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का क्या रिलेशन है वो हम देखेंगे। देखो सबसे पहले RMS वैल्यू क्यों आता है पिक्चर में, क्योंकि हमने देखा है एवरेज वैल्यू हमने कंसिडर किया है, यानी आपके मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपको एवरेज वैल्यू ही मेजर करके देने वाला है, बट एवरेज वैल्यू सिर्फ हाफ साइकिल के लिए मेजर हो रहा है, यानी दैट इज नॉट अ ओरिजिनल वैल्यू ऑफ योर AC वेवफॉर्म। तो ओरिजिनल वैल्यू चाहिए, यानी वो कंप्लीट साइकिल के लिए ही कैलकुलेट होगा। तो कंप्लीट साइकिल के लिए अगर आपको कैलकुलेट करना है, तो प्रॉब्लम आ रहा था कि एक जो है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल था, और दूसरा जो था वो नेगेटिव था। ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे अगर मैं आई का एवरेज लेता हूँ। बट देयर इज अ सॉल्यूशन फॉर दैट, एंड दैट इज हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जूल्स ने एक्सप्लेन किया था। तो आपको पता है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला है वो क्या था, कि आपका जो हीट
जनरेट होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, वो क्या होता है, इट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी होता है, आई स्क्वायर आर टी। यानी हीट जो है बेसिकली हमें कहना ये है कि इट इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। यानी अगर विद रिस्पेक्ट टू हीट अगर हम आपके एसी सर्किट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करें, सो वी कैन शो दैट इट इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। एंड आई स्क्वायर का मतलब क्या है, इफ यू टेक बोथ द साइकिल्स, पॉजिटिव ले लो या फिर नेगेटिव, इसके जो वैल्यूज हम कंसिडर करेंगे वो सब पॉजिटिव ही आने वाले हैं, क्योंकि आई का स्क्वायर पॉजिटिव है। दैट मीन्स आप क्या करने वाले हो, तो आप RMS वैल्यू इन विद रिस्पेक्ट टू आई स्क्वायर लिखने वाले हो, यानी आपका जो नॉर्मल वैल्यूज है विद रिस्पेक्ट टू आई स्क्वायर लिखने वाले हो। अभी RMS वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करते हैं, यानी उसको डिफाइन कैसे करते हैं, RMS वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या है। RMS वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, कि RMS वैल्यू यानी आपके नॉर्मल वैल्यू से कैसे रिलेट किया जाता है। इफ़ यू कंसिडर वन ऑफ द सर्किट, एक सर्किट को आप कंसिडर करो, सपोज यहाँ पे मैं एक सर्किट कंसिडर करता हूँ, उसको मैं एक लोड कनेक्ट कर रहा हूँ एंड यू आर गिवन, इसको मैंने DC सप्लाई दे दिया, इसको मैंने DC सप्लाई दे दिया, DC यहाँ पे प्लस है माइनस है, पोलैरिटी चेंज तो आपका नहीं होगा, ठीक है। इसको मैंने DC सप्लाई दिया और दूसरा मैंने सर्किट लिया, इसको मैंने दे दिया AC सप्लाई, इसको मैंने दे दिया AC सप्लाई। तो इसमें तो पोलैरिटीज आपके चेंज होते रहते हैं, ठीक है। जस्ट आई एम शोइंग यू द RMS वैल्यू कंसिडरेशन। तो देखो हम क्या करने वाले हैं, ये जो आपका हीटिंग इफेक्ट है यहाँ पे यूज करने वाले हैं। एक सर्किट हमने यहाँ पे कंसिडर किया है, ये जो सर्किट है इसमें आपका करंट I फ्लो हो रहा है, यहाँ पे आपने वोल्टेज V या फिर EMF, इसको EMF भी बोल सकते हो, तो EMF आपने एक वोल्टेज अप्लाई किया है यहाँ पे AC वोल्टेज, और ये R लोड को आपने दिया है, R फिक्स है, I फिक्स है, ओके, और टाइम भी फिक्स है, टाइम भी यहाँ पे फिक्स्ड है। तो इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आप जो टाइम पीरियड के लिए उसको करंट दे रहे हो, तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, एक हीट प्रोड्यूस होगा। सिमिलर हीट अदर सर्किट में भी आपको प्रोड्यूस करना है, इस सर्किट में भी हीट प्रोड्यूस करना है, और ये जो हीट आप यहाँ पे प्रोड्यूस करोगे वो कितने टाइम के लिए रहेगा, सेम टाइम दैट यू हैव कंसिडर्ड हियर, सेम टाइम, सेम रेजिस्टेंस, और यहाँ पे जो आपको करंट मिलेगा दैट विल बी IDC मिलेगा, एंड दिस करंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेम अमाउंट ऑफ हीट, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेम अमाउंट ऑफ हीट विद रिस्पेक्ट टू द सेम टाइम, जो आपको करंट वहां पे देना पड़ता है, उस करंट को बेसिकली बोलते हैं RMS करंट, उसी को बोलते हैं RMS करंट। तो यहां से ये आता है आपका RMS का वैल्यू, यानी उसका कॉन्सेप्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको इससे करना है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, IRMS कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी IRMS का फॉर्मूला क्या है, उसका डेरिवेशन हम देखेंगे। देखो IRMS को डिराइव कैसे आपको करना है, सबसे पहले तो IRMS इज इक्वल टू, तो IRMS यानी मुझे स्क्वायर ही कंसिडर करना है, क्योंकि हमने पहले ही बात की थी, जो आपको कंसिडरेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू स्क्वायर करना है, यानी हीटिंग इफेक्ट। सो इज इक्वल टू IRMS इज इक्वल टू, अभी ऑब्वियसली 0 to 2 पाई साइकिल हम कंसिडर कर रहे हैं, कंप्लीट साइकिल, वही तो डिफरेंस है एवरेज और RMS में। तो 0 to 2 पाई के लिए आप यहाँ पे कंसिडर कर रहे हो, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे IRMS स्क्वायर इज इक्वल टू I का स्क्वायर इंटू d थीटा, ओके। सिर्फ चेंजेस क्या किए, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, और कंप्लीट साइकिल है 0 to 2 पाई। पीछे जाके आप एवरेज का डेरिवेशन चेक करना, तो आपको ये इजीली अंडरस्टैंड होगा। डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कंप्लीट साइकिल है तो 2 पाई, वहाँ पे हमने पाई लिया था, डिवाइड बाय पाई लिया था, यहाँ पे 2 पाई ले रहा है। अभी आगे बढ़ते देखो 1/2 पाई तो आपका कॉन्स्टेंट है। अभी आई स्क्वायर के जगह पे क्या पुट करोगे, आई स्क्वायर के जगह पे आप पुट करोगे I0, आई का वैल्यू क्या होता है, I0 साइन ऑफ थीटा, I0 साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पे मैं पुट करूंगा I0 साइन ऑफ थीटा का स्क्वायर, तो ऑब्वियसली I0 का भी स्क्वायर हो जाएगा और साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा, थीटा। आ रहा है समझ में। तो 1/2 पाई, यहाँ पे I0 स्क्वायर जो है वो आपका क्या है, कांस्टेंट है, उसको मैं बाहर ले लेता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है क्या, नहीं होता है डायरेक्टली, तो इसको कन्वर्ट कर दो, उसका फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा, ठीक है, 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा, इसका क्या है, सब्स्टिट्यूशन है साइन स्क्वायर थीटा का, और इसी से हमें इंटीग्रेशन मिलेगा I0 स्क्वायर अपॉन 2 पाई
तो अगर यहाँ पे हम देखें इंटीग्रेशन करें तो सेपरेट दो टर्म है, दोनों का अलग अलग करना पड़ेगा। वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा और कॉस टू थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस साइन टू थीटा और टू थीटा दिस इज अ टर्म, तो टू थीटा का टू जो है वो आ जाता है डिनोमिनेटर में। ये इंटीग्रेशन का पार्ट है, यानी जो कोइफिशिएंट होता है वेरिएबल थीटा का जो कोइफिशिएंट है टू, वो आ जाता है डिनोमिनेटर में। यहाँ पे इंटीग्रेशन हो चुका है, अभी लिमिट यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो देखो आई जीरो स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू पाई, ओके दिस विल रिमेन एज इट इज। यहाँ पे हम क्या करेंगे, थीटा के जगह पे और यहाँ पे टू थीटा की जगह पे ये लिमिट्स पुट कर देंगे। अभी आपको पता है कि ये जो साइन का टर्म है, ये जो साइन का टर्म है उसमें ये टू थीटा एंगल है, तो यहाँ पे अगर हम टू पाई पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा टू इंटू टू पाई यानी फोर पाई। सो साइन ऑफ जीरो जीरो होता है, साइन ऑफ 180 भी जीरो होता है, साइन ऑफ 360 भी जीरो होता है यानी टू पाई, यानी साइन ऑफ जीरो भी आपका जीरो होता है, साइन ऑफ पाई भी जीरो होता है, साइन ऑफ टू पाई भी जीरो होता है, साइन ऑफ थ्री पाई भी जीरो होता है, साइन ऑफ फोर पाई भी जीरो ही होता है। तो ये जो साइन का टर्म है वो आपको जीरो ही देने वाला है आंसर। तो बचता क्या है, सिर्फ थीटा, तो उसी को लिखो, थीटा इज टू पाई और यहाँ पे आ जाएगा अब लोअर लिमिट जीरो। तो टू पाई माइनस जीरो इज टू पाई। टू पाई माइनस जीरो इज टू पाई, ओके समथिंग। देखो तो यहाँ पे आपका जो आई आर एम एस है, आई जीरो स्क्वायर हमें मिला, यहाँ पे एक थिंग मिसिंग है और वो है यहाँ पे जो फॉर्मूला है आपका वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन टू था, बाय मिस्टेक मुझसे वो रह गया था। देखो आपका जो सब्स्टिट्यूशन होता है, सब्स्टिट्यूशन देखना मैथमेटिक्स में जाके, सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है वन माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टू साइन स्क्वायर थीटा। तो वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन टू इसका सब्स्टिट्यूशन रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा का, साइन स्क्वायर थीटा का सब्स्टिट्यूशन ये रहेगा, और वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन टू। तो ये टू भी यहाँ पे आता है, तो इसलिए यहाँ पे ये जो टू है ये टू हो जाएगा फोर पाई, क्योंकि ये जो टू है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अभी क्या होगा, देखो आई जीरो स्क्वायर अपॉन फोर पाई इंटू टू पाई, तो ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, टू टू ज़ा फोर। तो यहाँ पे आप क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, तो आपको आई आर एम एस का वैल्यू चाहिए, तो टेक द स्क्वायर रूट, क्योंकि यहाँ पे आई आर एम एस स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट अगर लोगे तो आपको मिलेगा आई जीरो का स्क्वायर रूट, आई जीरो स्क्वायर का स्क्वायर रूट यानी आई जीरो, टू का स्क्वायर रूट लोगे तो आपको मिलेगा रूट टू। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ आई आर एम एस। और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो ऑब्वियसली आई आर एम एस का वैल्यू होता है, हमने लिखा था आई जीरो बाय रूट टू, तो वन अपॉन रूट टू इंटू आई जीरो, तो वन अपॉन रूट टू होता है 0.707 आई जीरो। तो देखो दोनों को कंपेयर करना, आई एवरेज का वैल्यू जो हमें मिला था दैट वाज 0.637 टाइम्स ऑफ आई जीरो। आई जीरो का मतलब होता है पीक वैल्यू, यहाँ पे भी आई जीरो का मतलब होता है पीक वैल्यू। तो आपको यहाँ से कंपेयर करके इजीली समझ में आ रहा होगा कि आपका आई आर एम एस वैल्यू जो होता है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन आई एवरेज, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन आई एवरेज। सो ये थे तो दोनों भी डेरिवेशंस आपके आई आर एम एस और आई एवरेज के एंड कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस टू। तो आपका जो आई आर एम एस है वो ऐसे कैलकुलेट किया जाता है और आई एवरेज तो ऑब्वियसली आपका एमीटर और वोल्ट मीटर से कैलकुलेट हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। सो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब टिल नाउ, आपके फ्रेंड्स को भी ये शेयर करना, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद ऑलवेज एन एनर्जेटिक things, always and something different we will see in the next content, क्योंकि AC circuit बहुत ही interesting है। we have just seen the basics of AC circuits। ये आपको questions में obviously पूछते हैं 2 मार्क्स के लिए, आई एवरेज और आई आर एम एस से एक तो पूछेंगे आपको, बट द नेक्स्ट थिंग दैट टू कम इज फेजर, जो फेजर बहुत ही इंटरेस्टिंग है अंडरस्टैंड करना। सो वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।